तो आज के क्लास में फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग, और उसके अंतर्गत हमारा चल रहा है सेक्शन ग वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। और आज हम लोग पहले चैप्टर का पार्ट 28 यानी 28वां भाग इसका पढ़ने वाले हैं। और इसमें आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेड डाटा बुक के बारे में, ग्रीन डाटा बुक के बारे में, साथ ही साथ कई प्रकार की जो जातियां हैं जिसमें से कितनी जातियां संकटग्रस्त हो चुकी हैं, कितनी जातियां सामान्य हैं, कितनी दुर्लभ हैं, कितनी सुभेद्य हैं, और कितनी जातियां अभी तक क्या हो चुकी हैं, लुप्त हो चुकी हैं। इन सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो पेज नंबर अपने किताब का 55 निकाल लेंगे और देखेंगे ऊपर से वर्तमान समय में। वर्तमान समय का अर्थ हुआ कि अभी के टाइम में, जिस टाइम में अभी हम लोग हैं, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। वन यानी कि जंगल, वन्य जीव मतलब जंगल में रहने वाले जीव, उनके संरक्षण के लिए। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षा के लिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय मतलब होता है देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ होता है विश्व स्तर पर, यानी कि हर देश अपने देश में उपस्थित वन एवं वन्य जीवों को बचाने के लिए कई सारे नियम कानून बनाया है और आगे भी बनते जा रहे हैं। केवल देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सभी देश मिलकर इस समस्या के समाधान में लगे हुए हैं कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगल हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की संख्या बढ़े और उसमें वन्य जीव बढ़े, यानी कि शेर, बाघ, चीता जो भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं उनकी संख्याएं बढ़े। पता नहीं आप लोगों ने अपने गांव में भालू का नाच देखा या नहीं देखा है। देखा भी होगा तो कहीं बचपन में, या नहीं देखे होंगे, लेकिन हम लोग अपने बचपन में हमने मतलब समझ लीजिए कि महीने में 2 से 3 बार हमारे गांव में भालू वाला आता था नाच दिखाने, बंदर वाला आता था नाच दिखाने। और पहले एंटरटेन का जो साधन था यही सब था, मोबाइल वोबाइल तो होता नहीं था। तो भालू आ गया तो समझ लो कि 2-3 गांव एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और उसका नाच देखेंगे और लास्ट में उसको अनाज वनाज या जो कुछ भी देके वो चला जाता था। लेकिन अभी आपको शायद नहीं देखे होंगे आप लोग कि भालू का नाच कैसे होता है, क्योंकि आपका जब टाइम आया तो उस समय इस सब पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी आदमी किसी भी जंगली जीव का पकड़ करके तमाशा नहीं दिखाएगा। ये कानूनन जुर्म हो चुका है। इसलिए अब आपको कहीं भी शेर तो हटाइए, वो सब तो नाटक नहीं दिखाता है। जैसे कि हाथी का नाटक होता था पहले, ऊँट का नाटक होता था, ये सब अब आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी संख्याएं क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। भारत की संकटपन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं BSI, तथा वन अनुसंधान संस्थान, जिसको कहते हैं FRI, देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया। थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भारत में सबसे पहले 1970 में, यानी आज से 51 साल पहले, सबसे पहले जितने भी संकटपन्न पादप प्रजातियाँ, संकटपन्न पादप मतलब होता है पौधा, पादप मतलब यानी कि वे पौधे जो संकट में हैं, मतलब उनकी संख्या अब कम हो चुकी है और वो समाप्त होने के कगार पर है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो समाप्त हो चुके हैं। तो वैसे पौधे जो समाप्त होने के कगार पर हैं उनका एक सर्वेक्षण कराया गया, उनकी जांच करवाई गई कि इनकी संख्या कितनी है, आखिर ये कम हुए तो क्यों हुए, इसका रीजन क्या है। और इसके लिए 2 संस्थाएं काम की, एक है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एक है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ये 2 संस्थाएं मिलकर इसका क्या की थी, सर्वेक्षण की, और उन्होंने एक किताब लिखा और उस किताब का नाम रखा गया रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक या डाटा बुक। डाटा मतलब होता है आंकड़ा, रेड मतलब होता है खतरा वाला सीन। आपको पता है ना कि लाल रंग खतरनाक निशान होता है, खतरा का निशान होता है। यानी इस बुक में उन सारे जीवों का विश्लेषण किया गया, उन सारे पादपों का विश्लेषण किया गया जो संकट की स्थिति में थे, मतलब समाप्त होने के कगार पे हैं, रेड जोन में थे। तो उसका नाम क्या रख दिया गया, रेड डाटा बुक रख दिया गया। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ये रेड डाटा बुक क्या है, मतलब तो लाल किताब।
ऊपर से लाल कवर ही है उसका, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि लाल कवर है इसलिए उसका नाम रेड डाटा बुक पड़ा है, नहीं। उसमें जो भी पौधों के बारे में बताया गया वे सभी पौधे अब समाप्त होने के कगार पर हैं, इसलिए उनका नाम क्या रखा गया, रेड डाटा बुक रेड जोन में है। जैसे कह दिया जाए कि चंदन भाई रेड जोन में है, तो रेड जोन का अर्थ हुआ कि मतलब जब ये टेम बोल जाए, आज मर जाए कल मर जाए, इसका कोई गारंटी नहीं, इसको रेड डाटा बोलते हैं। बूढ़ा जब आदमी हो जाता है 70-80 साल का, तो सारे लोग रेड डाटा जोन में चले जाते हैं, वो कभी भी चटक सकते हैं, मैक्सिमम चांस यही हो सकता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि रेल का, आपने रेल के बारे में पढ़ा होगा कि लाल झंडी दिखा दिया जाए तो रेल रुक जाता है, यानी कि लाल झंडी दिखाने का अर्थ क्या होता है, खतरा का निशान है कि आगे कोई खतरा है, और ग्रीन दिखा दिया जाए तो कोई खतरा नहीं है। तो उसका नाम रखा गया था क्या जी, रेड डाटा बुक। इसी क्रम में असाधारण पौधों के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया, और कुछ ऐसे पौधे जो पहले नहीं थे बाद में आए, उनके बारे में जब पता किया गया तो उसका नाम रखा गया था ग्रीन बुक। क्या रखा गया थी, ग्रीन बुक, मतलब कुछ नए नए पौधे भी शामिल हुए हैं। तो दो प्रकार के पौधे, एक वो पौधे जो समाप्त होने वाले हैं उनको रखा गया रेड डाटा बुक में, और जो नए नए पौधों का खोज हुआ था उसका नाम, उसके बारे में टोटल एक्सप्लेनेशन किस बुक में दिया गया, ग्रीन बुक में, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपकी किताब में दिया है कि रेड डाटा बुक क्या है, आप लोग देख सकते हैं अपनी किताब में क्वेश्चन के अंदर दिया है कि रेड डाटा बुक क्या है। तो इसमें मैंने वैसे तो उसमें 4 लाइन बनाया, मैंने नंबरिंग कर दिया है इसको। पहला है, इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है, यानी पहला बात ये लिखा गया कि कौन कौन सी जातियां हैं जो अभी समाप्त होने के कगार पर हैं, मतलब जब समाप्त हो जाए। दूसरा बात इसमें लिखा गया है, संकटग्रस्त प्रजातियां सामान्य रूप से चिन्हित होते हैं, यानी कि उन सभी जातियों को, जाति का अर्थ आप लोग अपनी जाति मत समझ लीजिएगा, यहाँ पौधों की जाति की बात हो रही है, जैसे गुलाब हो गया, चमेली हो गया, अड़हुल हो गया, ऐसे करके बहुत सारे पौधे हैं। तो उन सारे पौधों पे चिन्ह लगाया गया है जो खतरा में है, मतलब उनकी समाप्ति होने वाली है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है, मतलब ये किताब बताती है कि कौन कौन से प्रजातियां हैं जो समाप्त होने वाली हैं, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, उन्हें समाप्त मत कीजिए। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। तो ये सारी बातें किस बुक में लिखी गई हैं, रेड डाटा बुक में लिखी गई है। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ऊपर जो हिंदी लिखा है ना उसका ये क्या है, अंग्रेजी है, ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था का काम है कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो अभी हैं, कौन सी प्रजातियां अधिक हैं, कौन सी प्रजातियां समाप्त होने वाली हैं, इन सारी चीज़ों का जो डेटा तैयार करता है, जो आंकड़ा तैयार करता है, उस संस्था का नाम क्या है जी, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। इतना लंबा नाम है, याद रखिएगा। अगला पैराग्राफ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसको शॉर्ट कट में कहा जाता है IUCN, को अब विश्व संरक्षण संघ भी कहा जाता है। उतना बड़ा नाम नहीं याद करना है, केवल यही याद करना है, विश्व संरक्षण संघ, WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। अब उतना बड़ा नाम जो इसके पहले था कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, यादें नहीं हो गई, लेकिन सिंपल में आप याद कर सकते हैं विश्व संरक्षण संघ, यानी कि वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इसका काम ही है सभी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधों का ध्यान रखना। इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। विभाजित मतलब क्या है, उसको बांटा है, यानी कि हर प्रकार के पौधों को, हर प्रकार के जीवों को इसने क्या किया है कि अलग अलग श्रेणी में बांटा है कि कौन से पौधे हैं जो सामान्य हैं, मतलब ठीक ठाक है, अभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, कौन है जो संकटग्रस्त हैं, कौन है जो लुप्त हो चुके हैं, ऐसे करके उनको अलग अलग वर्ग में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
जिसमें सबसे पहले कौन सी आती है? सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे कि पशु, साल, चीड़ और कृतंग, जिसको रोडेंट्स इत्यादि भी कहा जाता है। देखिए, मतलब कहने का अर्थ है कि वे सारी जातियाँ जो कम नहीं हैं, मतलब हैं, उतना है कि काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि पशु, गाय भैंस ऐसा नहीं कि कम है, गाय भैंसों की संख्या पहले से कम है, लेकिन अभी भी उतना कम नहीं है कि इसके बिना कोई दिक्कत होने वाला है। साल, यानी साल का एक पेड़ होता है, सागवान का नाम सुने आप लोग? तो ये पेड़ भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, इसमें भी दिक्कत होता है। चीड़ का पेड़ पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, चिचीर सुने होंगे, पता नहीं। चिचीर का एक पेड़ आता है जिसके पत्तियों को तोड़कर ज़्यादातर लोग बकरी को खिलाया जाता है, छोटा छोटा उसका पत्ती होता है, हरा हरा करके, चिचीर का पेड़ होता है। कृतंक भी कोई पेड़ होता होगा, इसको हमने भी नहीं देखा। फिर संकटग्रस्त जातियाँ, दूसरा नंबर क्या है? संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। लुप्त होने का खतरा मतलब ये कभी भी समाप्त हो सकती हैं। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहते हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। यानी कि जिसके कारण ये सभी जीव कम हुए हैं, अगर वो उस पर रोक नहीं लगा, लोगों ने उस पर कंट्रोल नहीं किया, तो एक दिन ये सारे जीव क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कहा जाता है कि आपको कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल शुगर की बीमारी है, और डॉक्टर ने कहा कि आपको परहेज करना है। क्या करना है? परहेज करना है, नहीं तो उसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और आप क्या किए कि उसमें परहेज नहीं किए, दबा के भात, दबा के खूंसी का मीट खा रहे हैं, तो वो क्या होगा? एक दिन ऐसा लेवल बढ़ जाएगा कि आप भी टेम बोल जाएंगे। तो कहने का अर्थ यही है कि उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो समाप्त हो जाएगा। उसी तरह ये जीव हैं, अगर इन पे भी रोक नहीं लगाया गया तो एक दिन ये सारे जीव क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि काला हिरन आप लोगों ने फोटो में देखा होगा या कहीं सामने से भी देखा हो, आजकल नदी में बह कर आ जाता है, लेकिन काला हिरन नहीं देखे होंगे। मगरमच्छ कुछ लोगों ने देखा होगा। भारतीय जंगली गधा, गेंडा, पूँछ वाला बंदर, बिना पूँछ वाला बंदर कौन होता है? संगाई, मणिपुरन कोई हिरन है, इत्यादि इस प्रकार के जातियों के उदाहरण हैं। मतलब कि ये सभी जो जीव हैं ये समाप्त होने के क्या हैं? कगार पर हैं। तो इस पे सरकार काफ़ी प्रतिबंध लगाई है कि जंगली जीवों का शिकार नहीं करना है। ऐसे करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा होती है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो दिमाग लगाकर कांड कर ही देते हैं। समझ रहे हैं ना? ग नंबर हमारा है सुभेद्य जातियाँ। इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या क्या हो रही है? घट रही है। यह वैसी जातियां हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगे। संकटग्रस्त अभी हमने पढ़ा ना कि कभी भी समाप्त हो सकता है, तो अभी ये समाप्त होने वाले नहीं हैं, लेकिन जिस तरह ये कम होते जा रहे हैं ना, कुछ समय बाद ये भी किस लिस्ट में आ जाएंगे? संकटग्रस्त में आ जाएंगे। जैसे कि नीली भेड़ देखे हैं, जिससे ऊन प्राप्त किया जाता है। एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियों का क्या है? उदाहरण है। सोचिए, इसका नाम सुनकर ही आपको अजीब लगता होगा कि हमने देखा ही नहीं है। कहाँ से देखेंगे? कहने का अर्थ है इनका संख्या ही क्या हो गया है? कम हो गया है। वो सरकार अपनी सुरक्षा में ले चुकी है। जो भी बचे हुए हैं उन सबको सरकार अपनी सुरक्षा में रखी है कि कोई इनको हानि न पहुँचाए। ज़्यादा से ज़्यादा सरकार प्रयास करती है कि ये प्रजनन करें, नए मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे, ताकि इनकी संख्या में क्या हो सके? बढ़ोतरी हो सके। आपको पता है बाघ जो थे, करीब ऐसा पिछले कुछ साल पहले तक 700 मात्र इंडिया में बाघ थे। अभी उनका मतलब प्रजनन करा के सरकार 1400-1500 के आसपास ले गई है। और पहले कहा जाता है कि बाघ प्राचीन काल में यहाँ पे हज़ारों में बाघ होते थे। तो कितना लोग बीच में उसको मार दिया, लोग खा गए कि वो ख़त्म हो गया। अरे खाने के लिए बाघ क्या? मैंने बोला ना कि आदमी कुछ भी खा सकता है। आदमी जब जहरीला सांप खा सकता है तो बाघ को क्या समझता है? आदमी कुछ भी खा सकता है, बस उसका इंटरेस्ट आना चाहिए उसमें। जो नहीं खाने वाला है वो मुर्गो नहीं खाता है, लेकिन खाने वाले आदमी खा जाएंगे। बस मसाला वसाला बढ़िया से लगना चाहिए। बढ़िया से मसाला अगर लग गया, टेस्टी हो गया तो चटपटा होना चाहिए। उसके बाद देखिए आदमी का रान मिल जाए तो और बढ़िया। कुछ लोग तो इतने पतले होते हैं कि लगता है कि मुर्गे का स्वाद देंगे। घ नंबर है दुर्लभ जातियाँ।
इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं, परिवर्तित मतलब बदलती हैं, अगर इस पे भी रोक नहीं लगा तो ये संकटग्रस्त जातियों में आ सकती है। यानी मिला जुला के देखें तो सब जीव धीरे धीरे संकटग्रस्त में है, सब पे अटैक हो रहा है। और पांचवा है स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियों, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर, अरुणाचल के मिथुन इसी वर्ग में आते हैं। ये सभी जीवों के नाम थे। और लास्ट है इसका लुप्त जातियाँ। कौन सी जातियाँ? लुप्त जातियों का अर्थ हो गया कि वे जातियाँ जो समाप्त लगभग हो चुकी हैं। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनका खोज किया गया तो पता चला कि ये क्या हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, पहले थे लेकिन अब नहीं हैं। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं, मतलब कहीं नहीं है। जैसे कि एशियाई चीता, गुलाबी सर वाला बत्तख और डोडो पक्षी इसके अच्छे उदाहरण हैं। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि डोडो पक्षी किस जाति के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे लुप्त जाति। कौन जाति? क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके, पृथ्वी पर कहीं नहीं है। आगे है संकटग्रस्त वन। संकटग्रस्त वन का अर्थ होता है कि वे वन जो क्या हो चुके हैं, समाप्त होने के कगार पर हैं, और वन्य जीवों, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थान भी कार्यक्रम चला रही है। इनमें वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर WWF विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि इन जीवों को बचाने के लिए कौन सी संस्था सबसे ज़्यादा काम कर रही है इस समय? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, जिसको शॉर्टकट में क्या लिखा गया है, WWF। भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है। इसे इन सीटू प्रयास कहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इन सीटू क्या है? तो आप कहेंगे कि वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में बचाने की प्रक्रिया, वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास में बचाने की प्रक्रिया इन सीटू कहलाती है। क्या कहलाती है? इन सीटू कहलाती है। प्राकृतिक वन यानी कि वे वन जो आपने नहीं लगाया है, वो खुद अपने आप वन बना हुआ है। इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसी प्रकार उन्हें संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया जाता है। इसे एक्स सीटू कहते हैं। दो शब्द है, एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। इन सीटू है जो प्राकृतिक जंगल है और एक्स सीटू है जो मानव के द्वारा बनाए गए जंगल है। जैसे कि फुलवारी, अगर सरकार खुद से पेड़ लगवा करके और उसमें जंगली जीवों को रखती है तो उसको कहते हैं एक्स सीटू। क्या बोलते हैं? और जिसको खुद ऊपर वाले ने बनाया, भगवान ने बनाया, उसको क्या कहेंगे? इन सीटू कहेंगे। एक्स सीटू के प्रयास से जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें संग्रहित किया जाता है। और एक्स सीटू में किस प्रकार के जीवों को रखा जाता है? जो समाप्त होने के कगार पर हैं। उन जीवों को सरकार अपना जंगल तैयार करके उसमें रखती है, पालती है, उनका प्रजनन करवाती है ताकि इनकी संख्या में कमी न आए। तो आप लोग भी भविष्य में कोशिश करें कि किसी जीव की हत्या न करें, क्योंकि लगातार जीवों में क्या हो रही है, कमी आती जा रही है। तो आज से भेड़, बकरी, खूंसी, मुर्गा, मुर्गी खाना बंद कीजिए, मछली उछली मारना बंद कीजिए ताकि उनकी प्रजातियां समाप्त न हो। आपको पता है पहले खोसी हर जगह मिल जाया करता था, लेकिन आज देखिए खोसी का मीट कितना महंगा हो गया है। कारण क्या है कि आजकल ना तो लोग पालने का मतलब मन कर रहा है किसी का, क्योंकि आजकल लोग फैशनदार हैं, बकरी को रखना थोड़े ना कोई चाहता है। और दूसरा चीज़ जो रखा भी है उसकी संख्या क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। इसी के चलते देखिए मुर्गा का 4 गुना दाम वो बिकता है। मुर्गा का रेट इसलिए ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि उनकी मात्रा ज़्यादा है और वो तैयार हो जाते हैं, वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाते हैं। लेकिन खोसी 10-45 दिन में तैयार थोड़े ना होते हैं, उनमें साल लग जाता है तब जाके वो तैयार होते हैं। तो आज से आप लोग कोशिश कीजिए कि इन सारे जीवों की हत्याएं ना करें। और कुछ लोग आए सुनेंगे, अब बड़ी जगह होटल में बैठ के खा लेंगे,
तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।